हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, ये फाउंडेशन क्लास का दूसरा सब्जेक्ट का पहला वीडियो है, जो है क्लास 6 का सोशल साइंस। इसे शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा एक मोटिवेशनल लाइन को देखते चलते हैं, जो इस प्रकार है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो ये क्लास 6 का हम लोग एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ से ही हम लोग सारी कंटेंट्स का यूज करेंगे। और ये क्लास 6 का हमने बुक खोल रखा है, जो कि यहाँ प्रीलिम्स है। यहाँ पर आपको बुक के बारे में पता चलेगा कि आखिर बुक में क्या क्या है और कैसे कैसी चीजें यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ाया गया है। समाज का एनसीईआरटी बुक है ये, समाज का अध्ययन भारत और उनके उसके आगे। कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है, जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। और यहाँ जो है ये प्रीलिम्स में आपको बताएगा कि बुक में क्या क्या है, किस तरह से इस पे काम किया गया है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये देख करके हम लोगों को कोई फायदा है नहीं। हम लोग सीधे से अपने चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 जो कि यहाँ से शुरू होता है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ ओपन होने के बाद इस तरह से ये है परिचय, ठीक है। तो ये क्लास 6 का सोशल साइंस है और सोशल साइंस का आज हम लोग परिचय देख लेते हैं कि किस तरह से इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स है और कौन कौन सी जानकारियां हैं। तो यहाँ पर जो है परिचय में दिया है सामाजिक विज्ञान क्यों, सामाजिक विज्ञान क्यों, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर तरीके से और बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से इसको सजाया गया है। हालांकि ज्यादा छोटा करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप इसे फुली देख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई थिंक कितना से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो यहाँ पर इसने लिखा ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान की इसने कुछ मूल पार्ट्स यहाँ पे दी हुई है और इन पार्ट्सों की संख्या अगर देखा जाए तो टोटली मिलाकर के यहाँ 5 हो जाती है, ठीक है। जैसे कि पहला है क नंबर कि भारत एवं विश्व भूभाग और उसके निवासी। यूं कहे तो ये विश्व भूगोल और भारत भूगोल के बारे में बताया जा रहा है इसमें। और उनके विभिन्न तरह के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो निवास करते हैं लोग, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उस तरह से ख में देखा जाए तो अतीत के चित्रपट, अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। अगर ग में देखें तो ग जो है, भाग ग जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं, मतलब ये भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ जो है हमें लग रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी हमारे कल्चर के बारे में ये बताया जा रहा है। तो ये कल्चरल पर रिलेटेड होगा। और घ जो है ये बता रहा है शासन और लोकतंत्र, यानी कि यूं कहे तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं या राजनीतिक शास्त्र कह सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं। उसके बाद में है ये अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन के बारे में है। तो इस तरह से जो है इसके टोटल 5 खंड है और इन खंडों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया। जैसे कि कब में देखिए तो इसमें क्या पढ़ना है हमको, क्लास 6 में ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी कोई छोटा सा भाग नहीं, छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। इसके कई विस्तृत जो है अलग अलग खंड है। तो इसमें 3 खंड को पढ़ना है। स्थल स्वरूप मतलब कहाँ पे जमीन कैसा है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ नदियां हैं, किस तरह की नदियां हैं, ये सारी चीज पढ़ना है इसमें। वर्ल्ड और भारत दोनों लेवल पर पढ़ना है। यहाँ देख लो, वर्ल्ड, भारत और वर्ल्ड दोनों लेवल पर स्थल स्वरूप के बारे में पढ़ना है, यानी कि पहाड़, नदी, समुद्र वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना है, महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। उसके बाद में महासागर और महाद्वीप के बारे में भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि किस बुक में क्या दिया है, किस कंटेंट का कितना महत्व है हमारे एग्जाम्स में। और उसके हिसाब से जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो चीजें काफी क्लियरिटी के साथ क्लियर होते चली जाती है और हम आगे फिर बढ़ते चले जाते हैं। आगे पृथ्वी पर स्थानों का स्थिति, पृथ्वी पर विभिन्न जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं और तीनों के तीनों आप जो खुद में है काफी महत्वपूर्ण है। अगर ख नंबर में देखें यानी कि इतिहास में देखें तो क्या पढ़ना है, इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत जिसको कहते हैं उसको पढ़ना है हम लोगों को। यानी यूं कहे तो प्राचीन काल के बारे में ज्यादा इसमें पढ़ना है हमको, प्राचीन इतिहास के बारे में। उसका भारत अर्थात इंडिया, ये भारत और इंडिया कैसे बना, यानी कि यूं कहे तो मध्यकालीन में आता है ये शब्द यूज में, तो मध्यकालीन के बारे में पढ़ना है। और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, ये प्राचीन में चल गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो छठा में हमको यहाँ पर जो है आधुनिक भारत में नहीं पढ़ना, आधुनिक जो भारत है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में ही पढ़ना है।
अगर हम कल्चरल वाला में देखें तो क्या पढ़ना है, भारत की कल्चर के बारे में, विविधता और एकता के बारे में, ये हमें पढ़ना है कल्चरल के बारे में। और जैसे हम आएंगे पॉलिटिकल साइंस में तो यहाँ पर 4 इसके खंड दिए गए हैं। पहला है परिवार और समुदाय, मतलब विभिन्न जो समुदाय हमारे बीच रह रही हैं उनके बारे में। शासन व्यवस्था के बारे में, आखिर शासन व्यवस्था क्या है, कैसे चलाई जा रही है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और कौन सी सिस्टम अच्छा है, लोकतंत्र, राजतंत्र, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा आपको। पंचायती राज क्या है, किस तरह से ये शासन चल रहा है, सरकारें क्या है। अधिकांश लोग इस बात को जान ही नहीं पाते हैं कि किस तरह से सरकार और किस तरह से सिस्टम चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें हम लोग बड़ी मजेदार तरीके से एकदम वास्तविक दुनिया से, वास्तविक हमारे समाज से जोड़ करके हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, बोले तो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायत है, वार्ड है, मुखिया है, पंच, सरपंच, समिति वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। स्थानीय शासन के बारे में, नगर पंचायत के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम लोग के आसपास में केसरिया हो गया। उस तरह नगरीय क्षेत्रों और स्थानीय सरकार, नगरीय क्षेत्र के बारे में और स्थानीय सरकार, जैसे कि नगर पंचायत, नगर निगम, इन सभी के बारे में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। यानी पॉलिटिकल साइंस में हमें यहाँ पर ठीक ठाक जो छोटे लेवल पर चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, बड़ी बड़ी चीजें तो जानते हैं, छोटी चीजें जो है इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम आए आर्थिक सिस्टम में, यानी इकोनॉमिक सिस्टम में, तो इसमें हमें पढ़ना हमारे आसपास के जो आर्थिक गतिविधियां और ये बाजार, फैक्ट्री वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में कार्य का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये था इस बुक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं और आगे देखें, अगर आगे बढ़े, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आगे बढ़े तो आइए पता लगाएं ये झील वगैरह कहाँ से आती है। चलिए थोड़ा सा एक बार पूरे बुक को जो है ना हम लोग आगे की ओर बढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में कई उप विषय हैं, ये सभी चीजें यहाँ बताई जाएगी। सारे के सारे जो है यहाँ इंट्रोडक्शन है, जो अभी हमने बताया था उससे कि यहाँ पे बातें दी गई हैं। और आगे की ओर बढ़े, और आगे की ओर बढ़े तो यहाँ से अध्याय 1 शुरू होता है। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थान है और किस तरह से वो स्थित हैं, उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें काफी मजेदार चीजें जानने को मिलेंगी, आप जान के हैरान हो जाएंगे। जैसे आज हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी जो है एक आकाश तो नहीं कहेंगे, पृथ्वी यूं ही लटकी हुई है, जो शेषनाग के सिर पर नहीं है, या यूं चपटी नहीं है, इस तरह की चीजें जो अब हमारे समाज में हमारे अतीत के लोग जो थे वो जिस तरह के कंसेप्ट बना कर रखे थे वो आज नहीं है। उस तरह के कंसेप्टों के बारे में जब आप प्राचीन कंसेप्टों के बारे में जब जानेंगे तो कई बार आपको ये सुनकर हैरानी होगा कि लोग किससे कैसे कैसे कंसेप्ट बना के रखे थे। तो इसी में जो सबसे वैज्ञानिक ढंग से कंसेप्ट रखने वाले व्यक्ति थे वो अपने इंडिया के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब को कौन नहीं जानता भाई, सुन के खुश करता। और ये मत समझो कि सिर्फ गणित में ये आगे थे, ये कई विषयों में, खगोल शास्त्र की बात की जाए तो उसमें सबसे आगे थे। इन्होंने एक लाइन कहा था, वो लाइन यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी ने दिया है, कोई छोटी मोटी या अदर बुक्स नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, अंतरिक्ष यानी कि खाली स्थान में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है, यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। मतलब कि पृथ्वी जो है ये कहाँ है, अंतरिक्ष में है, यानी कि किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है, अंतरिक्ष में है, और ये चारों ओर से प्राणियों से घिरी हुई है, यानी यहाँ पर जीवन है, और ये गोलाकार है, ठीक है। और ये कुछ तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। ये बात सबसे पहले किसने कहा था, आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी पूर्व में लगभग। एक वर्ल्ड मैप है और इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे। चलिए ये हमारे काम की चीज है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आप खुद से पूछें, कुछ क्वेश्चन आप खुद से पूछें कि आखिर ये वर्ल्ड मैप क्या है। हम लोग को मैप के बारे में पढ़ना है, आखिर ये मैप क्या है, मैप है क्या, मानचित्र क्या है। तो साधारण से इसका उत्तर होगा कि मैप या मानचित्र एक ऐसी सपाट चीजें होती हैं, एक पेपर पर ऐसी चीज होती है जिसमें किसी स्थल की या किसी स्थान के विभिन्न दृश्यों को दिखाया गया होता है, उसे मानचित्र कहते हैं या मैप कहते हैं। और ये जो मैप्स होती हैं वो एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की होती है। जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी ने बता रखा है एटलस क्या है, तो एटलस जो है मैप का एक बुक है, मानचित्रों की एक
पुस्तक या संग्रह, मतलब बहुत सारे मैपों को अगर एक साथ मिला करके एक बुक बना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, एटलस है। ठीक है, तो एटलस मैप वाले पेज का एक बुक है। उसके बाद में एक शब्द है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। यानी यूं कहें कि जो मैप है वो कई तरह की होती है, जिसमें 3 वो मेन है। एक है भौतिक यानी फिजिकल मैप, एक है राजनीतिक पॉलिटिकल मैप, एक है थीमेटिक, ये खुद ही इंग्लिश है। तो भौतिक मानचित्र जो होता है यानी मैप होता है, इसमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं, प्राकृतिक आकृति जैसे कि पहाड़, महासागर, नदी, मैदानी क्षेत्र, ये सारी चीजें अगर जिस मैप में दिखाई गई है तो समझ लो वो कौन सा है, तो भौतिक मानचित्र है। और यदि जिसमें राज्य का सीमा दिखाया गया हो, शहर दिखाया गया हो, गांव दिखाया गया हो, बॉर्डर खींचे गए हो, तो वैसे मानचित्र जो होंगे वो हो जाएंगे राजनीतिक। मतलब जो राज्य को चलाने के लिए जो सीमाएं निर्धारित होती हैं, उस तरह की अगर सीमाएं अगर किसी मैप में दिख रही है तो समझ जाओ कि वो कौन सा मैप है, जो राजनीतिक मैप है। ठीक है, और अगर भौतिक चीजें जैसे पहाड़, नदियां वगैरह ये सब अगर दिखाया गया किसी मैप में तो समझ जाओ वो कौन सा मैप है, तो भौतिक मानचित्र है, यानी कि फिजिकल मैप है। ठीक है, एक आता है थीमेटिकल मानचित्र, यानी कि किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना अगर दे रहा है, जैसे कि मान लो कि आप किसी जू में गए हैं, जू बोले तो चिड़ियाघर, वहां के लिए एक मैप बना के रखा है तो थीमेटिकल है। जैसे मान लो कि हमने इस कोचिंग के मैप के लिए क्या किया कि कहीं पे केसरिया में हमने लगा दिया और वहां से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है, जो स्थान है, जो चीजें हैं उसमें दर्शा दिया और वहां पे लगा दिया, तो ये जो मैप होगा वो कहलाएगा थीमेटिकल मैप। यानी किसी विशेष चीज के लिए अगर कोई मैप बनाया जा रहा है तो हो जाएगा थीमेटिकल मैप। ठीक है, उसके बाद में है किसी मानचित्र के कितने प्रमुख घटक होते हैं। बाबू ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में ये आ जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में ये आ जाता है। तो किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए जो है 3 प्रमुख घटक होता है। एक तो दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस, दूसरा दिशा सही होना चाहिए और तीसरा प्रतीक चिन्ह सही होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कितना खींच दिए, 1 किलोमीटर के लिए ये चिन्ह खींच दिए, 5 किलोमीटर के लिए ये चिन्ह खींच दिए, मैप पढ़ने वाले हो जाएंगे पागल, समझ नहीं आएगा कि ये 1 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। तो एक सही दूरी लेकर के एक सही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक दिशा सही होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि यहाँ है बिहार और यहाँ है दिल्ली, तो रास्ता इधर की ओर नहीं, अब ऐसा नहीं कि दिल्ली इधर बना देंगे तो इधर चलते चला जाएगा, दिल्ली कभी नहीं मिलेगा। तो उसमें जो दिशा का ख्याल होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस दिशा की ओर है और उस हिसाब से बनाना है मैप को। और तीसरा, प्रतीक चिन्ह, हर चीज के लिए एक सही ढंग का प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। जब आप मैप को खोलेंगे तो उसमें सड़क के लिए अलग प्रतीक चिन्ह दिखेगा, पहाड़ के लिए अलग प्रतीक चिन्ह दिखेगा, नदी के लिए अलग प्रतीक चिन्ह दिखेगा, तो और NH के लिए अलग प्रतीक चिन्ह, SS के लिए अलग। यहाँ पे कोई मैप तो नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ चिन्ह है, जैसे कि सड़क के लिए ये वाला चिन्ह दिखेगा, रेल लाइन के लिए इस तरह के चिन्ह दिखेंगी। उसके बाद में अब ये सब एक ही नहीं है बाबू, ये बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मस्जिद के लिए कौन सा, मंदिर के लिए कौन सा होगा, मस्जिद के लिए कौन सा होगा, मस्जिद के लिए ये हो जाएगा, मंदिर के लिए कौन होगा, छतरी के लिए कौन होगा, गिरजाघर के लिए कौन होगा। ये सारे जो है इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी चाहिए सही ढंग का, उसके बाद में दूरी के बाद में क्या चाहिए, तो दिशा सही होना चाहिए और प्रतीक चिन्ह सही होना चाहिए। किसी भी मैप को बनाने के लिए 3 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, आगे है देख बाबू, अगर मैप है कोई सा भी मैप है और उस पर कहीं अगर इस तरह से दे करके इस तरह, और यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है 200 किलोमीटर, तो समझ जाओ कि जब स्केल से मापोगे अगर 4 सेंटीमीटर दूरी आ रहा है किसी 2 जगह का 4 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएंगे 4 दूनी 800 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर मैप में साइड में लिखा हुआ रहता है इस तरह का डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है। अच्छा ये बताओ तो जी ये क्या है, इसका नाम किसी को पता है क्या, इसका नाम पता है, इसको बोलते हैं कंपास। ये आज हम लोग के सामने विलुप्त हो रहा है क्योंकि हम लोग के मोबाइल में कंपास आ गया है, लेकिन एक समय था कि जब इसका खोज हुआ था तो दुनिया में एकदम हड़कंप सा मच गया था। इस एक छोटी सी खोज ने दुनिया को एक नया दिशा, एक नया आयाम दिया था। जब इसकी खोज हुई थी तो जैसे कि आप सुने होंगे वास्को डी गामा इंडिया आया था, भारत की खोज किया, हालांकि भारत को खोज नहीं किया था, परंतु आपने ये सुना होगा कि कोलंबस ने कहाँ खोज किया, उसके बाद में जो बार्थोलोमेव डियाज था वो क्या खोजा, बहुत सारी चीज आपने सुनी होगी। उस खोज को दिशा देने वाला यही एक छोटा सा यंत्र था जिसका नाम है कंपास। तो ये जो कंपास है ये एक बहुत ही बेहतरीन यंत्र था और है भी,
क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी चुंबक को एक धागे में स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़ते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर स्थिर रहता है। तो जब समुद्री यात्री समुद्र में यात्रा करते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था, एक जब गहरी बीच में जब चले जाते थे, गहरी मतलब अंदर नहीं भाई, अंदर बीच में चले जाते थे तो वहां उनको चारों तरफ जल ही जल दिखता था, कहीं कोई स्थल नहीं, कहीं कोई कुछ अता पता नहीं, तो उनके लिए दिशा जान पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो उनको जो है ये कंपास काफी मदद दिया। इसमें एक चुंबक लगा दिया जाता था और जब ऐसे रखा जाता तो हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर घूमेगा, उसके हिसाब से पूरा पश्चिम भी पता चल जाता था और वो एक सही दिशा में गति कर पाते थे। तो इसका नाम है कंपास, ठीक है। ये वाला प्रधान बिंदु कहलाता है और ये हमेशा जो है मेन जो होता है ये उत्तर दक्षिण की ओर घूमता है और ये एक और उसमें लगाया गया रहता है जो पूरा पश्चिम को दर्शाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग मैप पढ़ेंगे तो ऊपर की दिशा को हम कहते हैं उत्तर, नीचे की दिशा को कहते हैं दक्षिण और दाहिना होगा पूरब और बायां होगा पश्चिम। तो इस तरह से जो दिशाएं हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। ऊपर माने उत्तर, नीचे माने दक्षिण, दाहिना माने पूरब, बायां माने पश्चिम। तो 4 दिशाएं होती हैं मैप पर, ठीक है। आगे की ओर चलो। इसमें कोई चीज जानने की नहीं है। अब देखो यहाँ पे मजे की बात देखो, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है क्योंकि ग्रह का आकार चपटा नहीं है। हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, जो पृथ्वी है वो चपटा नहीं है। ये एनसीईआरटी करिए ध्यान से। इसकी आकृति लगभग गोलाकार, लगभग गोलाकार मतलब पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ा थोड़ा चपटा है। ध्रुव क्या होता है जी? जैसे कि ये पृथ्वी हो गया तो यहाँ और यहाँ एक काल्पनिक रेखा मान ली जाती है और इसी को कहते हैं हम ध्रुव, और यहाँ ऊपर जो थोड़ा सा क्या है? चपटा हुआ है। तो ये पूर्णतः गोल भी नहीं है और चपटा हुआ भी नहीं है। तो पृथ्वी जो है ना पूर्णतः गोल है ना पूर्णतः चपटा है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये जियोडिक है। जो पृथ्वी है इसका जो रियल आकार है उसको बोलते हैं जियोड। तो पृथ्वी जो है जियोडिक है, इसे व्यवहारिक दृष्टि में गोलाकार मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद में कर एक समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत छोड़ हटाओ इसको। ग्लोब जानते हो? ग्लोब जानते हो? रुक जाओ, हम 1 मिनट आपको ग्लोब दिखाते हैं।